तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और ये है हमारा परसेंटेज का पार्ट 3। और वाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वीडियो में हम गोल्डन फॉर्मूला सीखेंगे, 2 गोल्डन फॉर्मूला सीखेंगे। एंड डैम श्योर आई एम कि वो सीखने के बाद आप सच में कहोगे वाह सर तुसी ग्रेट हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ईजी चीज़ है, बट जब इनको तरीकों से करोगे तो ये थोड़े टफ लगेंगे। बट जो चीज़ हम अभी सिखा देंगे उसके बाद से ये टफ क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक बात। इसको स्टार्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि 2 दोस्त हैं हमारे पास। ठीक है, एक दोस्त है ए, ठीक, और एक दोस्त है बी। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए जो है ना, ए भैया की सैलरी है 120 रुपीज़। ठीक बात। और जो हमारे बी हैं, बी भैया की सैलरी है 150 रुपीज़। ठीक बात। क्यों है ये डिफरेंस? क्योंकि बी भैया हमसे पढ़े और ए भैया कहीं और से। तो हमसे पढ़े इसीलिए बी भैया की सैलरी ज़्यादा है। मजाक की बात साइड में, देयर इज नो हेड। जस्ट एक चीज़ एज्यूम कर लो कि ए की सैलरी 120 है और बी की सैलरी 150 रुपीज़ है। ठीक बात। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे सपोज कर लो कि ए है और यहाँ पे सपोज कर लो कि बी है। बिल्कुल ठीक। यहाँ से आप ए और यहाँ से आप बी से ए। अब एक चीज़ बताओ, ए की सैलरी 120 है और बी की सैलरी 150। तो अगर ए 120 से 150 में जाना चाहता है, ध्यान देना लाइन पे, अगर ए 120 से 150 पे जाना चाहता है तो इसका मतलब क्या है कि ए में थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तब वो 150 के बराबर पहुंचेगा। बिल्कुल सही। 120 अगर 150 के पास जाना चाहता है तो इसका मतलब यही हुआ कि 120 में थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तब वो 150 के बराबर पहुंचेगा। बच्चा बोल रहा है बिल्कुल से। अरे शाबाश बच्चा। तो ए में सपोज हमने सोचा कि सर आप कुछ परसेंट इंक्रीज करोगे, तो मैंने कहा परसेंट नहीं, मैं फ्रैक्शन में इंक्रीज करूंगा। ठीक बात। तुमने भी कहा ठीक है सर कर दो। तो अब एक चीज ध्यान देना कि ए से बी जाने में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ए से बी जाने में अगर n/d का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक बात, तो इसका मतलब बी से ए जाने में n/d + n का डिक्रीज होगा। बिल्कुल ठीक बात। ये चीज याद रखना। जो दूसरी लाइन लिखी है, पहली लाइन नॉर्मल कंसेप्ट जो मैं इतनी देर समझा रहा हूं कि ए से बी जाने में n/d का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि बी से ए जाने में n/d + n का डिक्रीज करना होगा। दिस इज आवर गोल्डन फॉर्मूला। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं। इफ अ नंबर increases from a to b by a fraction of n/d, if a number increases from a to b by a fraction of n/d, then it will decrease from b to a by a fraction of n/d + n. ठीक बात। it will decrease from b to a by a fraction of n/d + n. ये है हमारा गोल्डन रूल। अब बच्चा कहेगा सर इस गोल्डन रूल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, देखना फैन हो जाओगे हमारे। अच्छा सर ऐसा क्या? तो देखो क्वेश्चन ए जो है दैट इज 40% मोर देन बी। ठीक बात। बाय व्हाट परसेंट इज बी लेस देन ए। मतलब समझे? मतलब यह है कि ए वही 40% बी से ज्यादा है, यानी कि बी से ए जाने में 40% का इंक्रीज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ए से बी जाने में कितना डिक्रीज होगा। ठीक बात। क्या कहना चाह रहा हूं कि ए है वो 40% ज्यादा है बी से, मतलब कि बी से ए जाने में इंक्रीज हो रहा है। ठीक बात। हाँ सर ठीक बात। तो आप मुझे ये बताओ कि ए से बी जाने में कितने का डिक्रीज होगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। अब बनिया बुद्धि मत चला देना कि सर ए 40% ज्यादा है तो बी 40% कम होगा। बिल्कुल भी नहीं। और एक और जो दिमाग बच्चे चला देते हैं, हम जरा यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि ये थोड़ी रफ शीट की तरह हम इसका यूज कर लेते हैं। हाँ ये वाली कर लेते हैं, चलो ये वाली। हाँ ये रफ शीट ही है वैसे भी, ध्यान न दें, थोड़ा जीके कर रहे थे हम। हाँ तो अब बच्चे क्या पता दिमाग लगा देते हैं। बच्चे दिमाग ये लगा देते हैं कि सर ए मान लो 100 तो बी 40% ज्यादा है तो बी हो गया 150। ठीक बात। तो हम भी कहेंगे हाँ बेटा ठीक बात। तो बी जो है वो 40 ज्यादा है ए से।
ठीक बात। तो इसका मतलब ए बी से 40 कम है, ये भी ठीक बात। लेकिन ये 40% कम नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो अब समझो कि ए या बी क्या है, 40% ऑफ ए प्लस ए, मतलब ए की ओरिजिनल वैल्यू प्लस 40% ऑफ ए। इसीलिए 40% ऑफ 100 केम आउट टू बी एज 40 एंड ए वाज ऑलरेडी 100, सो वी गॉट 100 प्लस 40 इक्वल टू 140। दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट आई मीन टू से अपार्ट फ्रॉम दिस इज कि जब हम ए को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बी, ठीक बात, ए को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बी, तो हम यहां लिखेंगे बी माइनस x% ऑफ बी। ठीक बात। यहां पे 40% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a की वैल्यू इज 100, b की वैल्यू इज व्हाट 150, तो वी हैव 150 माइनस x अपॉन 100 इंटू 140। ठीक बात, इंटू 140। क्यों? क्योंकि a अगर b से कम है तो कितना परसेंट कम है, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ b। Why? Because a depends on the value of b when we are calculating in terms of a. Whereas while we were calculating in terms of b, there we use 40% of a plus a because b was 40% more than the value of a. लेकिन a b से 40% कम नहीं है, a कुछ और परसेंट कम होगा। ठीक बात, बिल्कुल सही। बनिया बुद्धि तो नहीं लगाओगे आप? ठीक। अच्छा, अब क्या है, a is 40% more than b, यानी कि b से a जाने में 40% का इंक्रीज हो रहा है। 40% का इंक्रीज यानी कि 40% को जब हम फ्रैक्शन में करेंगे देन आर 40% विल कम आउट टू बी एज 2/5। बिल्कुल सही बात। तो b से a जाने में 2/5 का इंक्रीज हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा है कि इंक्रीज में हम n अपॉन d लेते हैं। तो इफ वी टेक n अपॉन d एज 2/5, ठीक बात, n अपॉन d इज 2/5, तो n को 2 मानोगे और d को 5 मानोगे। यहां पर बनिया बुद्धि चलाना, जो चलाएगा वही जीतेगा। n को 2, d को 5, तो इसका मतलब कि n अपॉन d प्लस n को हम क्या लिख रहे हैं, 2 अपॉन 5 प्लस 2, दैट इज 2/7। ठीक बात। दिस इज व्हाट आई मीन कि इंक्रीज अगर n अपॉन d है तो डिक्रीज इज 2/7, यानी a टू b जाने में 2/7 का, सॉरी थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया होगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, b से a जाने में 2/5 का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि a से b जाने में 2/7 का डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात, गला बैठ गया हमारा। खैर, a से b जाने में 2/7 का डिक्रीज होगा। 2/7 का डिक्रीज को परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो 2/7 into 100, this was something 14.2 and that is 2 times 28.56, nearingly it will come out to be as 28.5% का डिक्रीज। ठीक बात। यानी कि बी में जब उसका 28.5% डिक्रीज करोगे तब वो ए की बराबरी करेगा। बिल्कुल सही, एकदम कायदे से समझ में आ गया। वेरी गुड, गुड गुड बच्चा, गुड। हमसे पढ़े लिखे हो, कभी गलती करोगे ही नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी कंसेप्ट पे मजा आएगा। जैसे राहुल गांधी कहता है ना, मजा आया बस। तो एस, अब यहाँ पे थोड़ा और दिमाग खर्च होगा। नंबर वही ले रहे हैं 40%, 40 हमको नंबर अच्छा लग गया। एनीवेज, कमिंग टू द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो लिखो एज सैलरी इज 40% लेस देन बी, फाइंड परसेंटेज ऑफ बी सैलरी मोर देन ए। समझे मतलब? अब समझा। यहां पे कह रहा है कि ए की जो सैलरी है ना वो बी की सैलरी से 40% कम है। ठीक बात। तो आप हमें बताइए कि बी की सैलरी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। यानी कि एरो डायग्राम हमेशा बना लेना ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है? इट विल हेल्प यू ओनली। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कहता हूँ हेलो हेलो 2 मिनट नजर स्क्रीन पर। ये मैंने अलग पांडे के सर के एक टीचर की वीडियो में देखा था। एनीवेज, हाँ, तो नजर स्क्रीन पर है, तो नजर स्क्रीन पर है तो ध्यान दीजिए कि दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब क्या दिखा रहा है, ए सैलरी इज 40% लेस देन बी, यानी कि जब ए से बी जाओगे तब इंक्रीज हो रहा है और बी से ए जाने में डिक्रीज हो रहा है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सैलरी इज 40% लेस देन बी, यानी कि बी में जब 40% कम किया जाएगा तब वो ए की बराबरी करेगा। बिल्कुल सही बात।
कोई दिक्कत नहीं। ए सैलरी इज 40% लेस देन बी, यानी कि बी से ए जाने में 40% कम किया जा रहा है। 40% का मतलब क्या होता है जरा मुझे बताओगे? 40% का मतलब हुआ 40/100, दैट इज 2/5। बिल्कुल सही बात। यानी कि क्या कि बी से ए जाने में 2/5 का डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही बात, बी से ए जाने में 2/5 का डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बताया था कि डिक्रीज इज ऑलवेज फॉर n अपॉन डी प्लस एन। ठीक बात, decrease is always for n upon d plus n, and n upon d plus n is given to you as 2/5. this implies that n is equal to 2 and d is equal to 3। ठीक, और b से a जाने में अगर n upon d plus n का डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि a से b जाने में n upon d का इंक्रीज होगा, दैट इज 2/3 का इंक्रीज। कोई दिक्कत किसी को? किसी भी बालक को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताना मुझे। वैसे आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। n अपॉन डी का इंक्रीज यानी कि 2/3 का इंक्रीज। बिल्कुल सही बात, 2/3 का इंक्रीज। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी एज 2/3 into 100 एंड दैट इज समथिंग अपॉन 66.67% आई थिंक। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि ए की सैलरी बी से 40% कम है, तो बताओ बी की सैलरी ए से कितना ज्यादा है? तो बी की सैलरी ए से 66.67% ज्यादा है। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा, एक और गोल्डन रूल पढ़ोगे? मजा आएगा पढ़ने का, सही बता रहे हो। अच्छा सर, मजा आएगा तो पढ़ा दो, मजा आएगा तो पढ़ा दे, तो मजा आएगा तो पढ़ो। दूसरा गोल्डन रूल ये कहता है, कई बार देखते हैं आप लोगों को क्वेश्चन मिलता होगा कि रवि की फैमिली की मंथली इनकम है 600 रुपीज़ और उनको 100 रुपये किलो चीनी मिल रहा है, तो बताओ कितना किलो चीनी खरीद पाएंगे? तो सर 600 रुपये उनकी मंथली इनकम है, 100 रुपये किलो चीनी मिल रहा है, मतलब कि 6 किलो चीनी खरीद पाएंगे। अरे शाबाश, क्या बात, बहुत तेज बच्चे हो तुम। तो तुमने भी कहा यस सर, 100 रुपये किलो अगर चीनी मिल रहा है तो हम 6 किलो खरीद पाएंगे। बहुत बढ़िया। उसने कहा कि सरकार ने प्राइसेस बढ़ा दिए तो अब चीनी 150 रुपीज़ kg हो गया। अच्छा जी, हाँ 150 रुपीज़ kg, अब कितना खरीद पाओगे? तो 150 रुपीज़ kg हो गया, तो अब तो सर बस 4 किलो ही खरीद पाएंगे। वाई? बिकॉज एक्सपेंडिचर और इनकम इज कांस्टेंट। खर्च करना हमें वो 600 ही है एंड दैट 600 इज कांस्टेंट। उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वेरी गुड। तो अब इस चीज को लिख लो कि द गोल्डन फॉर्मूला सेज दैट एक्सपेंडिचर, इसको हम डोनेट करेंगे ई से, प्राइस इसको हम डोनेट करेंगे पी से, एंड कंजम्पशन इसको हम डोनेट करेंगे सी से। बिल्कुल सही बात। सो द गोल्डन फॉर्मूला स्टेट्स दैट, what does the golden formula states? The golden formula states that E is equal to P cross C। बिल्कुल ठीक बात। It states that E is equal to P cross C। बिल्कुल ठीक। Expenditure is equal to price into consumption। अच्छा, इसमें भी E तो कांस्टेंट है, मैंने बताया पहले से कि E जो है वो कांस्टेंट है 600 के बराबर, तो आई एज्यूम इट टू बी एज K। तो सिंस K इज अ कांस्टेंट, दैट मींस K इज प्राइस इनटू कंजम्पशन इज अ कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन। साइंस के बच्चे समझ गए होंगे, कॉमर्स वाले भी 10 तक तो पढ़ाई है ना यार। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर में क्या कहता है केपलर्स का लॉ, कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2। ठीक बात। एंड वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है। ठीक बात। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक बात। अब उस कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या आता है? G। तो F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। वो सेम चीज यहाँ की, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन। कंजम्पशन का स्क्वायर नहीं, प्लीज प्लीज, इतनी फिजिक्स मेरे को भी नहीं याद है बट मैंने पढ़ी थी। ठीक बात। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ठीक, इसका मतलब क्या? प्राइस बढ़ा, कंजम्पशन घटा, कंजम्पशन बढ़ा, प्राइस घटा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है ना, जब प्राइस 150 था तब कंजम्पशन बस 4 ही किलो हो पा रहा था, लेकिन जब प्राइस 100 रुपये था तब तो कंजम्पशन 6 किलो हो पा रहा था ना। बिल्कुल। तो दिस इज आवर गोल्डन फॉर्मूला। ये मैंने क्यों पढ़ाया, तो इसका मतलब समझ लेना कि अगर प्राइस का इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज किससे होगा? n अपॉन डी से, और तब कंजम्पशन का डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज किससे होगा? तो n अपॉन डी प्लस एन से। बिल्कुल ठीक बात।
प्राइस में अगर n अपॉन डी का इंक्रीज हो रहा है यानी कंजम्पशन में n अपॉन डी प्लस n का डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा अगर कंजम्पशन में n अपॉन डी का इंक्रीज है मतलब प्राइस में n अपॉन डी प्लस n का डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। दिक्कत ना हो उसके लिए क्वेश्चन भी समझा देते हैं आपको। तो जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिलता है वो ये है कि द क्वेश्चन स्टेट प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 30%, फाइंड डिक्रीज इन कंजम्पशन। ये तो थोड़ा करंट अफेयर टाइप हो गया कि प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड। एनीवेज वो कंजम्पशन लिखा है, ठीक है, तो दूसरे पन्ने पर चला गया होगा। मैं बचपन से आदत है लिखते दूसरे पन्ने पहुंच जाता हूँ। खैर हाँ, तो ये है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 30%, फाइंड डिक्रीज इन कंजम्पशन। मतलब सर, मतलब ये कि सबसे पहले बता दो 30/10, 30/100 क्या होता है अपना 3/10 फ्रैक्शन पार्ट में। ठीक बात, क्या चीज़ बढ़ी है? प्राइस हैज इंक्रीज। इंक्रीज इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म n अपॉन डी। बिल्कुल ठीक, तो दिस इज इक्वल टू 3/10। ठीक बात। अब कंजम्पशन घटा है और घटना हमेशा किस चीज़ के कंपैरिजन में होता है? n अपॉन डी प्लस एन। n अपॉन डी प्लस एन यानी कि 3/10 + 3 दैट इज इक्वल टू 3/13। बिल्कुल सही बात। हाँ सर, कंजम्पशन गिरा 3/13 से। डिक्रीज हमेशा इज ऑलवेज फॉर n अपॉन डी प्लस एन। एम आई क्लियर? यस आई एम क्लियर, आई नो। तो 3/13 इंटू 100 कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज 23.1% से डिक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत किसी भी बालक को, कोई पॉइंट सी, पिद्दू सी, छोटू सी भी दिक्कत हो तो प्लीज बताना मेरे को कि 3/13 इंटू 100 इज 23.1%। बिल्कुल सही बात। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताना। वील सॉल्व योर डाउट्स। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। समझ में आया कि नहीं? एकदम बेसिक चीज यूज करी कि प्राइस एंड कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा, और प्राइस हमेशा इंक्रीज तो इंक्रीज इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म n अपॉन डी एंड डिक्रीज इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म n अपॉन डी प्लस n। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसी के साथ ये पन्ना भी हमारा होता है खत्म। अब थोड़ा सा ही बचा है, बस 5 मिनट, 6, 7, 8, ज़्यादा नहीं बचा है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब बस 2 चीज़ें बताऊंगा, उनसे भी मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस कंसेप्ट है। क्वेश्चन कब कराऊंगा? जब वो न्यूमेरिकल की सीरीज आएगी तब। अब बस 2 गोल्डन रूल समझ जाओ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म ही है। खैर, तो गोल्डन रूल क्या है सर? गोल्डन रूल ये है बेटा कि 2 चीज़ें बताऊंगा। एक बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक बात, ये पहली चीज। थोड़ा ऊपर हो गया है, थोड़ा वापस नीचे ले आते हैं। हाँ, दिस इज कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। एंड दूसरी चीज बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ मशीन। ठीक बात। तो सर क्या बताना है? कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन में ये बताना है कि अगर आपसे पहले ये पूछा जाए, रेड से लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर n years एंड पॉपुलेशन n years ago। ये अगो लिखा है, ठीक है, थोड़ी राइटिंग हमारी गंदी है, जानते हैं। ठीक है यार, आप लोग तो अपने हो ना। हाँ, तो पॉपुलेशन आफ्टर n years, पॉपुलेशन आफ्टर n years का मतलब कि p इंटू 1 + r अपॉन 100 रेज टू n। इसका मतलब क्या है? p इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन जो अभी है, r किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है हर साल, और n कितने साल के बाद वो हमसे पॉपुलेशन पूछ रहा है। अच्छा, और पॉपुलेशन n years ago, तो यहां पे यूज करना है p अपॉन 1 + r अपॉन 100 रेज टू n। ठीक बात, ये फॉर्मूला यूज करना है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि मान लो किसी जगह पे पॉपुलेशन 5 लाख थी और हर साल 10-10% के तरीके से वो इंक्रीज कर रही थी,
तो सर हमें बताओ 4 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, दिस वॉज द क्वेश्चन। देन व्हाट यू विल डू पी की वैल्यू 5 लाख, आर की वैल्यू 10% और 10 मतलब 10% मतलब 10 और एन की वैल्यू 4 पुट करो, पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर्स विल कम आउट टू बी, जो आपको सॉल्व करने पे आया। कमेंट मत करना भाई प्लीज, इसका कमेंट नहीं करना और मैं पिन भी नहीं करूंगा इसके आंसर को। अच्छा, कई बार पूछ लेते हैं कि सर एक जगह की पॉपुलेशन 5 लाख है और वो 10% प्रति साल बढ़ रही है, तो बताइए सर 4 साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। उस टाइम पे पी आप पुट करेंगे करंट पॉपुलेशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट पी इज द करंट पॉपुलेशन एंड आर इज द रेट विथ विच द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीज होता है हर साल, ठीक बात। एन की वैल्यू पुट करेंगे कितने साल पहले पूछा गया है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार आपसे ये पूछा जाता है फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द 4th ईयर। तो अगर ये पूछा जा रहा है एट द स्टार्टिंग ऑफ द 4th ईयर, देन व्हाट यू नीड टू डू, देन यू नीड टू डू दैट आप एन की वैल्यू 4 कर दोगे। बिल्कुल, एन की वैल्यू सॉरी अगर पूछा रहा है पॉपुलेशन आफ्टर पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द 4th ईयर, तो वहां पे एन की वैल्यू 3 कर दोगे। क्यों? बिकॉज एट द स्टार्टिंग ऑफ द 4 ईयर का मतलब होता है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक बात, समझ में आ गया। पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर्स कैसे एक्सप्लेन करना चाहेगा, दैट इट विल बी द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, सो वी विल राइट इट एज पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। बिल्कुल सही, ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। कंसेप्ट ऑफ मशीन क्या होता है, तो कंसेप्ट ऑफ मशीन इज फॉर वैल्यू। वैल्यू मतलब कितने का खरीदा, तो दिस इज P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 इंटू N एंड सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे अब लिख देता हूँ आफ्टर N ईयर्स, ठीक। और N ईयर्स अगो अगर पूछा जाए देन P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 रेज्ड टू N। मतलब क्या है सर दोनों चीज़ों का, मतलब ये है कि सपोज एक मशीन की वैल्यू आपने अभी खरीदी 5 लाख रुपए की एंड वो एस्टीम्ड है कि हर साल इसकी वैल्यू 10% गिरेगी, ठीक। तो वो आपसे पूछ रहा है कि सर 4 साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी, देन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 इंटू N। N की वैल्यू विल बी 4, R की वैल्यू विल बी 10, P की वैल्यू विल बी 5 लाख। P इन बोथ द केसेस इज द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक बात। साल दर साल पॉपुलेशन बढ़ती है लेकिन मशीन की प्राइसेस तो हमेशा कम ही होती ना। आपने 20,000 का एक फ़ोन खरीदा, 2 साल बाद छोड़ो, 1 साल बाद बेचने जाओगे तो 20,000 में थोड़ी ना कोई लेगा, लोग कहेंगे भैया इसके 5-6 हज़ार से ज़्यादा थोड़ी ना मिलेंगे, ठीक बात। और अगर क्वेश्चन आ जाए N ईयर्स अगो, मतलब कि एक मशीन है उसकी आज की कीमत 5 लाख है एंड ये एज्यूम करा जा रहा है कि पिछले 4 साल से उसकी प्राइस 10% कम हो रही है, तो बताओ 4 साल पहले उसकी प्राइस क्या थी। तो आप यही करेंगे P की वैल्यू 5 लाख 1 माइनस 10 अपॉन 100 रेज टू 4, सॉल्व करके आंसर बताएंगे कि N ईयर्स अगो उस मशीन की वैल्यू क्या थी। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए बिकॉज अगर मान लो आज आपने 20,000 का मोबाइल, आपको सपोज आपने 20,000 का मोबाइल खरीदा था 2 साल पहले एंड आज किसी को आपने वो 5,000 में बेचा, तो जिसको 5,000 में बेचा उसका दिमाग में खुरापाती आया, उसने कहा कि हम भी देखते हैं कि कितने का पड़ता ये फ़ोन हमको 2 साल पहले। तो वो क्या करेगा, वो R% लिखेगा, कितना परसेंट इस फ़ोन की प्राइस डिक्रीज हो रही है। P वो लिखेगा ओरिजिनल प्राइस दैट इज 5,000, N वो लिखेगा 2 क्योंकि 2 साल बाद उसने फ़ोन खरीदा एंड देन ही विल गेट आउट अ वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 20,000, ठीक बात। बिल्कुल, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मशीन की वैल्यू N ईयर्स अगो हमेशा ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू आफ्टर N ईयर्स, ठीक। एंड पॉपुलेशन का भी मैंने केस बता दिया 1 प्लस R अपॉन 100 और N ईयर्स अगो का P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N, और मशीन का भी वैल्यू मैंने बता दिया आफ्टर N ईयर्स का और N ईयर्स अगो का। सो इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो सो फार, इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको समझ में भी आया है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली पोस्ट इन ऑन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। अब इतनी देर मेरे साथ पढ़ा है तो प्लीज़ गाना सुन लो। अपनी